नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी कितने प्रकार की होती है उसको बताया था। और आज के क्लास में मैं बताने जा रही हूँ कि सीमित साझेदारी क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ सीमित लिमिटेड पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बीकॉम सब्सिडरी के लिए और 11th 12th के लिए पूरा बिजनेस स्टडी का मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है सीमित साझेदारी यानी लिमिटेड पार्टनरशिप। डिफिनीशन ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का डिफिनीशन क्या होता है कि सीमित साझेदारी वह है जिसमें एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति साधारण साझेदार हो और जिनका सीमित दायित्व जो है वो असीमित होता है, और एक या एक से अधिक साझेदार ऐसे होते हैं जिनका दायित्व उनके द्वारा व्यवसाय में लगाए गए कैपिटल तक ही सीमित होता है। वैसे ही साझेदार को हम क्या कहते हैं, सीमित साझेदार यानी लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका आगे देखते हैं कि डिफिनीशन हो गया है। अब आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप यानी सीमित साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें सीमित साझेदारी की विशेषता में पहले ही हम बता दिए कि इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं। एक सदस्य कौन हो सकता है, तो साधारण अथवा क्रियाशील साझेदार हो सकता है। ठीक है, जिसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी उसको उठाना होता है, और व्यवसाय का जो ऑपरेशन होता है उसमें भी वह भाग लेता है, अकाउंटिंग बुक्स को देखता है। इस तरह से उसका पूर्ण तरह से अधिकार होता है। और दूसरा जो साझेदार होता है वो सीमित साझेदार होता है। तो इसका हम विशेषता पहले बता दें कि इनका विशेषता क्या होता है कि इनका दायित्व जो है व्यवसाय में जितना ये कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे उतना तक ही सीमित होता है। ठीक है, और ये जो है वो जो सीमित साझेदार हैं जिनका कैपिटल तक ही सीमित होता है, जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं वहाँ तक ही सीमित होता है, तो वो व्यवसाय का जो संचालन होता है, ऑपरेशन होता है, उसमें कभी भी वो भाग नहीं ले सकते हैं। और साधारण साझेदार जो है वो 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग चूँकि आते हैं, इसलिए वो सभी ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीमित साझेदारी की ये विशेषता है। और भी आगे विशेषता मैं बताऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो दो तरह के सदस्य होते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ। एक साधारण साझेदारी होती है, एक साधारण साझेदारी होती है और दूसरा सीमित साझेदारी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो एक मान लो कि ये संस्था है। ठीक है, ये संस्था है, तो इसमें दो तरह के साझेदार होंगे, एक साधारण होंगे और एक सीमित होंगे। तो हमको अब किसका विशेषता देखना है, तो सीमित साझेदारी की विशेषताएं को देखना है कि क्या क्या विशेषता होता है, क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं। ठीक है, तो सीमित साझेदार में सबसे पहला तो हम बता ही दिए कि इसकी विशेषता क्या होती है। दूसरा विशेषता क्या होता है कि सीमित साझेदारों वाली संस्थाओं की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता है, मतलब नेसेसरी है कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्री के लिए जो प्रार्थना पत्र देते समय इस बात का उल्लेख होता है कि कौन सा साझेदार होगा जो असीमित दायित्व वाला होगा और कौन सा साझेदार होगा जो सीमित दायित्व वाला होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इसमें कम से कम एक साझेदार जिसका दायित्व असीमित होता है तथा एक साझेदार का होना आवश्यक है जिसका सीमित दायित्व हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट कि सीमित साझेदार की पूंजी जो होगी, जो सीमित साझेदार होंगे वो अपना कैपिटल जो है वो नगद में देंगे या फुली पेड करेंगे।
ठीक है। और नेक्स्ट आता है, एक सीमित साझेदार अपने कार्यों से संस्था को बाध्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वह संस्था के प्रतिनिधि के, सीमित साझेदार जो है वो कभी भी उस फर्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको कोई ऑपरेशन में काम करने का नहीं मौका मिलता है, वो ऑपरेशन में वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी व्यवसाय का संचालन हो उसमें वर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि साझेदारी संस्था का अंत जो है वो सीमित साझेदार की मृत्यु होने पर, पागल होने पर या दिवालिया होने पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि सीमित साझेदार अगर पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या फिर वो मृत्यु हो जाए उनकी, तब भी इस संस्था का अंत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो सीमित साझेदार साझेदारी में सक्रिय भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी गिनती सामान्य साझेदारों में की जाएगी। वह निष्क्रिय साझेदार होता है, मतलब चूंकि वो निष्क्रिय साझेदार है इसलिए कोई भी सक्रिय वर्क में, कोई भी एक्टिविटी में वह वर्क नहीं ले सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो साझेदार है, सीमित साझेदार, वो एक निष्क्रिय मतलब एक्टिव में नहीं आता है। ठीक, एक्टिव साझेदार में नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, संस्था की दृष्टि से सामान्य तथा सीमित साझेदार में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, मतलब संस्था की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ऐसे उसकी जो विशेषताएं हैं उसके रूप में अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सीमित साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से अपना हित दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं, मतलब जो वो उनका अपना इंटरेस्ट है उसमें फर्म में, वो किसी और को दे सकते हैं सबकी सहमति से। लेकिन जो साधारण साझेदार हैं वो चाहें कि हम अपने जगह पर किसी को ला दें तो वो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब साधारणतया सीमित जो साझेदार को साधारण साझेदार की अपेक्षा अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। इनको कम पूंजी लगाना होता है और इनको ज़्यादा पूंजी लगाना होता है। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब आते हैं साधारण साझेदार तथा सीमित साझेदारी में अंतर क्या है। अब दोनों का डिफरेंस समझ में आए तो अंतर का आधार पहले समझते हैं कि अंतर का आधार क्या क्या हो सकता है। तो पहला अंतर का आधार हो सकता है दायित्व, मतलब दोनों का दायित्व क्या होगा। तो सीमित साझेदारी का दायित्व, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है वहाँ तक जितना ये इन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और साधारण साझेदार का क्या होता है, दायित्व जो होता है असीमित होता है। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी उनको वहन करना होता है, किसको, साधारण साझेदार को। तो ये दायित्व का अंतर हो गया। सेकेंड अंतर क्या आता है, प्रबंध एवं संचालन में भाग लेना, मतलब प्रबंध में कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। तो प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार साधारण साझेदार को होता है और सीमित साझेदार को नहीं होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस होता है प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सीमित साझेदार होते हैं वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई भी ऑपरेशन में, जो फर्म्स का ऑपरेशन होता है उसमें उनको भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं और साधारण साझेदार प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पूंजी, कैपिटल, मतलब कैपिटल सीमित साझेदार का जो कैपिटल है वो एक बार में ही फुल पेड करना होता है या कैश के रूप में देना होता है, जबकि साधारण साझेदार को कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है और एक बार में देना भी नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके लगाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मृत्यु, पागलपन एवं दिवालियापन का प्रभाव। तो साधारण जो साझेदारी होती है उसमें मृत्यु होने पर, कोई भी अगर पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या वो पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उनकी साझेदारी समाप्त हो जाती है।
ठीक है। जबकि सीमित साझेदार अगर की मृत्यु हो जाए, वो पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए तो भी साझेदारी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, ये अंतर हो गया। नेक्स्ट अंतर क्या होता है, तो विधान द्वारा प्रचलन। तो जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि जो सीमित साझेदारी है वो विधान द्वारा प्रचलित नहीं है, इसीलिए भारत में सीमित साझेदारी ज़्यादातर प्रचलित नहीं है। यहाँ पर सिर्फ साधारण साझेदारी ही प्रचलित है, क्योंकि साधारण साझेदारी ही 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये दोनों अंतर हो गया कि ये एक सीमित साझेदारी विधान द्वारा प्रचलित नहीं है और साधारण साझेदारी 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग प्रचलित है। नेक्स्ट आता है समझौता, लिखित अथवा मौखिक। अब इसमें किस में साधारण साझेदारी में क्या हो सकता है समझौता और सीमित में क्या हो सकता है, तो साधारण साझेदारी में जो समझौता होती है वह लिखित की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसमें समझौता मौखिक ही हो जाता है। परंतु जो सीमित साझेदारी होती है उसमें समझौता हमेशा लिखित ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से 7 अंतर है। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछता है कि सीमित साझेदारी और साधारण साझेदारी में क्या अंतर है, तो आप इस तरह से इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अंतर का आधार, इसके बाद 2 भाग में बांटेंगे और एक में लिखेंगे साधारण साझेदारी और एक में लिखेंगे सीमित साझेदारी। फिर दायित्व के हिसाब से, फिर प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने के हिसाब से, थर्ड में प्रतिनिधि के रूप में, इस तरह से सारे पॉइंट को लिख देंगे और अंतर का आधार को दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सीमित साझेदारी का विशेषता, अंतर और डिफिनीशन ये समाप्त होता है। तो अब मैं वीडियो को भी बंद करती हूँ। अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मैं जो बना रही हूँ वो सबको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।